नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू के नगरोटा में खूनरेज तसादुम में 4 अस्करियत पसंद हलाक। काफ़ी मिकदार में गोला बारूद बरामद करने का पुलिस का दावा। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में अस्करियत पसंदों और फौज के दरमियान मुख्तसर झड़प। अस्करियत पसंद फरार होने में कामयाब। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में 10वीं जमात के तालिब इल्म के फौत होने पर जिस्मानी नाखेज शख्स का अनोखा एहतजाज। बिजली बिलों में गैर ज़रूरी इजाफे पर ट्रायल में लोगों का एहतजाज। इस खबरनामे के लिए हमारे साथ ताउन किया है रीसेंट क्लासेस नौशरा श्रीनगर ने। पेश है खबरों की तफसील। आज एक खूनरेज तसादुम के दौरान जम्मू के नगरोटा में 4 अस्करियत पसंद मारे गए, जबकि एक एसओजी एहलकार भी जख्मी हुआ। पुलिस बयान के मुताबिक फौज और पुलिस को पहले ही इतला मिली थी कि कुछ अस्करियत पसंद नगरोटा में छुपे हुए हैं। जो ही पुलिस ने तलाशा लेना शुरू कर दी तो बेन टोल प्लाजा के मुकाम पर एक ट्रक से अस्करियत पसंदों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। जवाब में 4 अस्करियत पसंद हलाक हुए। पुलिस ने दावा किया है कि हलाक हुए अस्करियत पसंदों से भारी तादाद में AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद किया गया है। इस दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर ट्रैफिक को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया था। याद रहे कि रवां साल की 31 जनवरी को इसी जगह अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान तसादुम आराई में 3 अस्करियत पसंदों को हलाक किया गया था। उधर बाद दोपहर जनूबी कश्मीर के पुलवामा के पारीगाम इलाके में पुलिस और फौज को इतला मिली थी कि इलाके में अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं। पुलिस और फौज ने इलाके का मुहासरा किया और घर घर तलाशियां लेना शुरू कर दी। तलाशी के दौरान ही पुलिस बयान के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके बाद तसादुम आराई शुरू हुई। कयास आराई की जा रही है कि अस्करियत पसंद भाग निकलने में कामयाब हुए। तलाशी के दौरान ही नौजवानों ने फोर्सेस पर पथराव करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस को अश्कावर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। देर गए तलाशी जारी थी। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जिस्मानी तौर नाखेज जावेद अहमद टाक ने एहतजाज करते हुए 10वीं जमात के सुहेब इरशाद के अचानक फौत होने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। याद रहे कि बरोज़ मुगल जिस्मानी तौर नाखेज सुहेब इरशाद ने आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जवाहर नगर श्रीनगर के बाहर अपनी जान गंवाई थी। सुहेब इरशाद के लवाहकीन के मुताबिक आयुष्मान सेंटर महकमे के मुलाजमीन ने उनसे सख्त नारवा सलूक किया, जिसकी वजह से सुहेब इरशाद अपनी जान गंवा बैठा था। मेरा नाम जावेद अहमद टाक है और मैं पिछले 20 साल से इस व्हीलचेयर पे हूँ। मैंने आज 2 महीने पहले मैं फारूक खान साहब जो हमारे एडवाइज़र है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, मैं जब उसके पास गया तो मैंने देखा, मैंने बोला कि जे के बोर्ड में एक ऐसा सर्कुलर दे दो जिससे हमारे बच्चे एग्जाम दे सके, ताकि किसी को कोई मुश्किल ना हो जाए। लेकिन आज जब सुहेब की डेथ हो गई, मुझे अपने आप पे मतलब एक ह्यूमिलेशन महसूस हो रही। मैं क्यों इस दुनिया में आया, मैं डिसेबल क्यों हो गया। कितने सारे डिसेबल बच्चे आज मर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें एग्जाम देंगे, लेकिन उनके लिए हेल्पर नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हम किसी पे दारोमदार नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उनको मारा जाता है बेदर्दी से। आप बताएं कौन सा डॉक्टर ऐसा होगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर होगा जो एक डिसेबल बच्चे को सर्टिफिकेट देने से पहले ही मुर्दा करा देगा। हमने फारूक खान साहब को चिट्ठी लिखी, उसको मैं मिला 2 बार। मैं जेके बोर्ड में गया, वीना पटता जी के ऑफिस 3री मंजिल पे गया, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पास गया, जो वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ। वहाँ पे गए, उन्होंने बताया कि सर्कुलर निकालेंगे, लेकिन हमारे बच्चे फिर भी मर गए। सुहेब इकलौता बच्चा था अपनी माँ बाप का, डिसेबल होके उसको मरना पड़ा एक गाड़ी में, क्योंकि उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिली। तो मैं चाहता हूँ कि आज अगर इंसानियत जिंदा है तो डिसेबिलिटी सेक्टर को या तो मारा जाए या तो एक कानून निकाला जाए कि जो भी डिसेबल होगा उसको मार दो, जहर दे दो।
मैं भी 20 साल ठीक था, मैंने भी ये मुसीबत झेले है। हर एग्ज़ाम सेंटर में जाके 3-3 4-4 घंटे मुझे पहले ही जाना पड़ता था, बर्फ़ में जाना पड़ता था, लोग मेरे लिए रास्ते बनाते थे और मैं वहाँ जाता था। लेकिन आज एक बच्चा मर गया, उसके माँ बाप के लिए इकलौता बच्चा था, वो एक ही लड़का था, उसकी बहन को देखो कैसे ह्यूमिलेट किया गया। उसने अपनी बहन की ह्यूमिलेशन नहीं सही लेकिन अपनी जान दे दी। अगर बोर्ड के खिलाफ एफआईआर नहीं लगेगा, अगर मेडिकल डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर नहीं लगेगा, मैं डुल्लू साहब जो सेक्रेटरी ये है मेडिकल बोर्ड के, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी है, वो मैं उनको सेक्रेटरीट में मिला, मैंने बोला ये बोर्ड को इतना ताकतवर बनाओ, वहाँ पे लीक ना हो जाए, हमें हमारी असेसमेंट हो जाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ज़िले तरक्याती पंच और सरपंच इलेक्शन अपने अरूज पे है। तमाम सियासी जमातें अभी से दावा कर रही है कि इलेक्शन में उनके उम्मीदवारों की जीत हतमी है। आज हमारे नुमाइंदे ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान से इलेक्शन के बारे में उनके तासुरात जानने चाहे। गोकार अलायंस के लीडरान ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारे नुमाइंदों को इलेक्शन कैंपेन के लिए रोका जाता है और बीजेपी के कारकुनान को इलेक्शन कैंपेन करने की मुकम्मल छूट है। ये कुछ जगह नहीं बल्कि लगभग सब जगह से यही शिकायत है कि जो बीजेपी और उनकी हिमायती जमातों के अलावा कैंडिडेट्स हैं उनको फॉर्म दाखिल करने के फ़ौरन बाद दूर जो है गवर्नमेंट अकोमोडेशंस में शिफ्ट किया जाता है। हद ये है कि मतलब अब मान लीजिए कल मेरे 2 कैंडिडेट हैं, जो एक बीरू का है एक खां का, उनको वहाँ से उठा के डलगेट के किसी होटल में रखा है। 12 बजे उनको बोलते हैं आप यहाँ से चलिए कैंपेन के लिए, 3 बजे दोबारा रिपोर्ट कीजिए। 12 बजे भी कहते हैं जी एक जॉइंट गाड़ी आएगी, 6-6 कैंडिडेटों के लिए एक गाड़ी आएगी। कल तो मेरा ख्याल है 1-1.5 बजे तक आई नहीं, तो वो जा ही नहीं सके। आज भी वो सुबह से बोल रहे हैं जी 3 जगह उन्होंने प्रोग्राम रखा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन ना उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, न वो गाड़ी ले जाने के लिए आ रही है। इस किस्म का इलेक्शन हमने देखा नहीं। इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर सिक्योरिटी का इतना कंसर्न है, इतनी सिक्योरिटी के हालात ख़राब हैं, तो फिर इतने बड़े दावे करके ये इलेक्शन करने का मकसद क्या है? और अगर वो नहीं है, फिर हमारी जहन में आता है कि ये सब एक्सरसाइज और ये सब कोशिश की जा रही है इन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सिर्फ उन जमातों को जो है फ्री एक्सेस दी जा रही है, सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है, गाड़ियाँ दिए जा रहे हैं जो नॉन बीजेपी हैं और जो उनके अपनी हिमायती हैं, जैसे वो किंग्स पार्टी है, उनके साथ जो चल रहे हैं लोग, उनके छोटे छोटे वर्करों को भी फैसिलिटी दी जा रही है। ऐसा इलेक्शन तो आज तक हमने देखा नहीं। सर, अगर देखा जाए यहाँ पर जेपीडी की बात मैं करूँगा। जेपीडी में अगर देखा जाए, कांग्रेस तो कभी मीटिंग में शमूलियत, जेपीडी क्या को पीएचडी, हाँ, पीपल्स जी। तो इसका जवाब वो आपके एक लीडर ने उसमें एक मुदाखलत करके बताया कि कांग्रेस ने यहाँ पर कई सालों से, कई डेकेडों से यहाँ पर लोगों को धोखा दिया है। आज भी जनाब इन सब बातों का जवाब कांग्रेस देगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, यू कांट हंट विद द हाउंड एंड रन विद द हेयर। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, उनको एक माइंड बना के चलना पड़ेगा। अगर वो बीजेपी से डर के दूर रहना चाहते हैं तो फिर दूर रहें। अगर उनके दिल में रियासत की आवाम की दर्द है तो फिर खुले तरह एक तरफ, ये नहीं कि एक मीटिंग में आएंगे फिर दूसरे दिन दूसरा होगा, फिर दिल्ली से वो आएगा। इस सब चीज़ का मेरे हिसाब से आपको उनसे जवाब लेना चाहिए। सर, आखिरी सवाल है मेरा। रविंदर रैना जो हमेशा अपने बयानों के लिए बहुत माने जाते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें बताया गया कि अब्दुल्लाज, मुफ्तीज, गुलाम्स, शलाम जो है उनको चैंट करना पड़ेगा यहाँ पर भारत माता की जय, जय श्री राम। उसके लिए क्या कहेंगे जो ऐसी स्टेटमेंट्स? अरे ऐसे इरेटिक बयानों के, ऐसे जो है नॉन सीरियस आदमी के जो है कमेंट्स पे क्या तबसरा करेंगे? इनको अपना पता ही नहीं है, ये क्या बोलना चाहते हैं, क्या करते हैं। एक रेटरिक पूरे इन्होंने, इस जमात ने यहाँ शुरू किया है, पूरे मुल्क का निज़ाम इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। ये मुल्क एक आइन के तहत चलना चाहिए था, ये इस वक्त एक पर्टिकुलर पार्टी के जो है एजेंडा के हिसाब से चल रहा है। इन पे क्या तबसरा करना? थैंक यू सर। आयत नहीं है, ये एक हकीकत है कि जो भी डीडीसी इलेक्शंस में या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस में या पंच इलेक्शंस में जो लोग फार्म भर रहे हैं अलायंस के मैंडेट से या आज़ाद भर रहे हैं या किसी और सियासी पार्टी के, उनको बैक वक्त फार्म भरने के साथ ही उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको डंप किया जाता है होटलों में, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है।
ایک سیکورٹی کے نام پر ایک طرح سے تماشا بنایا گیا ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدواروں کے بغیر کسی بھی امیدوار کو اپنے ایریا میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. یو کین انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کو یک طرفہ تماشا کرنا ہے، جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے سیکورٹی کے نام پہ، تو یہ تو موکری ہے، یہ جمہوریت کا خون ہے، جمہوریت کا قتل ہے. آپ امیدوار کو اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جانے سے روکیں گے، میتھڈالوجی سے روکیں گے، طریقہ کاروں سے روکیں گے، سیکورٹی کے نام پہ روکیں گے، دوسرے فیکٹرز کے نام پہ روکیں گے، تو آپ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ کس جمہوریت کی آبیاری آپ کر رہے ہیں؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جتنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو قدغن لگانے کے بجائے ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی جائے، تاکہ وہ اپنے طریقے سے اپنے علاقوں میں اپنے لوگوں سے جا کے بات کریں، ووٹ مانگیں ان سے، جو جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے. اس جمہوریت کی روح کو، دی اسپرٹ آف ڈیموکریسی از بینگ کلڈ ہیئر، اس کو ٹرمپل کیا جا رہا ہے، جمہوریت کا کھلے عام پہ تماشا بنایا جا رہا ہے. وہ ہیو بین ڈیمانڈنگ، ہمارے جنرل سیکرٹری لون صاحب نے بھی کل بات کری تھی کہ امیدواروں کو باضابطہ سیکورٹی دی جائے، جو طریقہ کار رہا ہے پیچھے، تاکہ وہ اپنے علاقوں میں جا سکیں، ان کو ڈمپ نہ کیا جائے، ان کو بند نہ کیا جائے، ان کو گرفتار نہ کیا جائے. تو اس سے تو جمہوریت کا تماشا بن رہا ہے. دس از جسٹ کلنگ دی ڈیموکریٹک اسپرٹ. روندر رینا جی کی بات جہاں تک ہے، ان کی بات کا یہاں پر کوئی سیریس نہیں لیتا ہے. وہ اناپ شناپ بولتے رہتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں، یہ بات الگ ہے، بی جے پی نے یہاں ہی نہیں پورے ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے. انہوں نے جو فرقہ وارانہ کی جو بات انہوں نے کہی ہے پورے ملک میں، اسی پر انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ پھر سے دوبارہ یہاں آ جائیں گے. لیکن آپ یقین جانیے اور آپ اس بات کو دل میں لکھ کے رکھ لیجئے کہ 24 میں وہ آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ پورے ملک کے لوگ اس قسم کے ذہنیت کے مالک نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں. اب یہاں ہمارے جموں کشمیر کی بات اگر ہم کریں، یہاں تو پہلے دن سے روز اول سے ہی انہوں نے عبداللہ مفتیز وغیرہ، غلام، ہاں جی، بھارت ماتا کی جے کہو، جے شری رام کہو، یہ ان کا وہم ہے، ان کی بوکھلاہٹ ہے. بوکھلاہٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہ جو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر الائنس کے جو کینڈیڈیٹس جتنے بھی یہاں آئے وہ جیت رہے ہیں، الحمدللہ سارے جیتیں گے انشاءاللہ. ان کا یہاں سے جنازہ نکلے گا بی جے پی کا، آپ اس کے لیے بے فکر رہیے. ہاں، ان کو بولنا ہے، ان کو بولنے دیجیے. ان باتوں کا جواب انہیں لوگ دیں گے، جو پرسوں سے یہاں پر اب جو پولنگ یہاں شروع ہو رہی ہے وہ جواب دیں گے لوگ یہاں کے انہیں. یہ جمہوریت کا کس حد تک انہوں نے جنازہ نکالا بی جے پی نے یہاں. ہمارے الائنس کے یا انڈیپینڈنٹ جو بھی کینڈیڈیٹس یہاں پر ہے، جو ہی فارم وہ اپنا فائل کرتے ہیں، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے. گرفتار کر کے ان کو بند کیا جاتا ہے. بی جے پی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے، ان کو گاڑیاں فراہم کی جاتی ہیں اور وہ جاتے ہیں اپنی کمپین چلاتے ہیں. لیکن ہمارے کینڈیڈیٹس کو یا انڈیپینڈنٹس کو یہ لوگ ان جیلوں سے باہر نہیں چھوڑ رہے ہیں جو انہوں نے ٹیمپریری جیلز بنائی ہے. تو لیکن بے فکر رہیے آپ، چاہے وہ وہاں اندر رہیں باہر رہیں، لوگوں میں یہ بات جا چکی ہے، وہ انہیں ووٹ کریں گے. ہاں، یہ شرم ان کے لیے ہے، اس جمہوریت کے لیے شرم ہے یہ. آج جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں محکمہ بجلی کے خلاف زبردست احتجاج کرتے ہوئے دکانیں بند رہی. مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا کہ محکمہ بجلی نے بلوں میں غیر ضروری اضافہ کر کے عام لوگوں کو مشکلات میں ڈال دیا ہے. احتجاجیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ شیڈول کے مطابق کبھی بجلی سپلائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لوگ مشکلات سے دوچار ہے. احتجاج کی وجہ سے ٹریفک میں بھی کافی دیر خلل پڑا. اور ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں. دیجیے اپنے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ نگہبان.